नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रश्नावली संख्या 5.3 का प्रश्न क्रमांक 16 समझ रहे हैं, जो इस प्रकार है। इसमें दिया हुआ है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। 7 नगद पुरस्कार है, अर्थात यहाँ n बराबर हम 7 मान लेंगे और 7 पुरस्कार के लिए टोटल जो राशि है वो 700 रुपये की रखी गई है। पूछा है हमें, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो यहाँ उनका डी जो है, जैसे मान लीजिए प्रत्येक पुरस्कार 100 रुपये का है और उससे आगे वाला यदि 80 का है तो हम इसमें देखेंगे कि यहाँ डी बराबर माइनस का 20 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ डी का मान हमें माइनस का 20 प्राप्त हो रहा है। तथा साथ इसमें कहा है 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे 7 नगद पुरस्कार है, पुरस्कारों की टोटल राशि 700 रुपये है और उन पुरस्कारों के बीच का अंतर माइनस का 20 है। अब हम टोटल राशि ज्ञात कर रहे हैं, ये 7 पुरस्कार हम ज्ञात कर रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा ये पुरस्कार हम ज्ञात कर रहे हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जो है इसका ए ज्ञात करना होगा। ए ज्ञात करने के लिए हम अपना सूत्र रखेंगे यहाँ n/2, यहाँ 2a प्लस n-1 गुणा d बराबर हम रखते हैं Sn। तो n यहाँ n का मान 7 है क्योंकि 7 नगद पुरस्कार हैं। 7/2 यहाँ 2a हमें ज्ञात करना है। 7 नगद पुरस्कार है, 7 - 1 गुणा d यहाँ माइनस का 20 है। Sn यहाँ पर 700 है। हल करेंगे तो 7/2 2a प्लस 7 में से 1 कम कर देंगे 6 गुणा माइनस का 20 बराबर 700। इसको हल करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 7/2 2a यहाँ 6 दूनी 12 माइनस का 120 बराबर 700। इसको आगे हल करेंगे, 7/2 को 2a से गुणा करें। 7/2 को हम 2a से गुणा करें तो 2 से 2 कटेगा, हमें मिलेगा 7a। 7/2 को 120 से गुणा करें, हमें मिलेगा 2 से 1 बार 2 से 60 बार 7×42, हमें मिला माइनस का 420 बराबर यहाँ 700। तो 7a बराबर हम लिखेंगे 700 प्लस 420। आगे इसको सरलीकरण करेंगे, हमें मिलेगा 7a बराबर यहाँ हो जाएगा 7 और 4 11 1120 हमें मिलेगा। यहाँ a बराबर हम ज्ञात करेंगे तो 1120/7 अर्थात a का मान हमें मिलेगा 7 का भाग 1120 में 7 एकम 7 बच गए 4 2 7×42 और 0 यहाँ 160। अर्थात जो 7 नगद पुरस्कार है उन 7 नगद पुरस्कारों में पहला पुरस्कार 160 है। इस प्रकार हम आगे के पुरस्कार उससे 20-20 रुपये कम है तो हम लिखेंगे पहला पुरस्कार अर्थात 160, दूसरा पुरस्कार इसमें से 20 कम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 140। इसी प्रकार यहाँ 20 कम करेंगे तो ये 120। फिर चौथा पुरस्कार यहाँ हो जाएगा 100 रुपये, पांचवा पुरस्कार यहाँ हो जाएगा 80 रुपये और छठा पुरस्कार से गया 60 रुपये और सातवां पुरस्कार यहाँ हो जाएगा 40 रुपये। तो इस प्रकार ये जो है टोटल यहाँ 7 पुरस्कार है। अब हम प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं।
आइए देखते हैं इसका 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न में बताया है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, जैसे कक्षा 1 है, वह पेड़ लगाएगी 1। इसी प्रकार जैसे कक्षा 2 है, वो 2 पेड़ लगाएगी। इसी प्रकार तीसरी कक्षा है तो 3 पेड़ लगाएगी। ऐसा जो है 12वीं कक्षा तक चलेगा और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी 12 पेड़ लगाएंगे। अब इसमें बताया है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। जैसे पहली कक्षा के 3 सेक्शन है, तो तीनों सेक्शन एक एक लगाएंगे, अर्थात टोटल पेड़ों की संख्या 3 हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरी कक्षा के भी 3 है, तीसरी कक्षा के भी 3 है, 12वीं कक्षा के भी 3 है। तो इस प्रकार इनमें 3 दूनी 6, 3 3 9, 12 तिया 36। तो यहाँ जो एपी बन रही है वो A1 यहाँ 3, A2 यहाँ 6, A3 यहाँ 9। इसी प्रकार जब 12वीं कक्षा के लिए देखेंगे तो 36 पेड़ 12वीं कक्षा के विद्यार्थी लगाएंगे। पूछा है कि सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों ने कुल कितने पेड़ लगाए। तो उसके लिए हम सरलीकरण करेंगे। यहाँ इस एपी से हम देखते हैं कि यहाँ a बराबर 3 है तथा d बराबर यहाँ 6 माइनस 3 अर्थात यहाँ 3 है और यहाँ n का मान 12 है और कुल पेड़ों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लिखते हैं, कुल SN हम ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ SN बराबर हम लिखते हैं n/2 और a प्लस l। तो यहाँ n बराबर 12 हो जाएगा और a इसका प्रथम पद यहाँ पर 3 है और l अंतिम पद इसका यहाँ 36 है। तो यहाँ पर हम 36 लिखेंगे, 2 का भाग 12 में 6, 36 और 3 हो जाएगा 39। अगर हम इनको गुणा करेंगे 39 को 6 से, 9 6 54, 4 5 36 18 5 23 अर्थात 234 पेड़ 12वीं कक्षा तक के सारे अनुभाग लगाएंगे। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18, जिसमें हमें बताया है कि यहाँ पर A और B 2 बिंदु है। इनमें बिंदु A को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त बनाया गया। मान लीजिए यहाँ से केंद्र मान लिया और यह एक अर्धवृत्त बनाया गया। फिर बिंदु B को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त और बनाया गया, जो कि यहाँ से यहाँ आगे बढ़ाएंगे। फिर बिंदु A को केंद्र मानकर पुनः अर्धवृत्त बनाया गया। तो ये जो है एक इस प्रकार सर्पिल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार ये जो है बार बार यहाँ सर्पिल बनाया जाएगा और ये टोटल जो सर्पिल है इसकी टोटल लंबाई हमें ज्ञात करनी है। इस प्रकार के जो सर्पिल है वो 13 बार बनाए गए। तो यहाँ हम इसमें इनकी जो R है, पहली यहाँ R1 है वो 0.5 दी हुई है। इसी प्रकार R2 जो है वो इससे 0.5 ज्यादा यानी 1 है। इसी प्रकार R3 जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है। तो पहला अर्धवृत्त जो है 0.5 सेंटीमीटर का बनाया गया। दूसरा जो B को केंद्र मानकर बनाया गया वो 1 सेंटीमीटर मानकर बनाया गया। फिर वापस A को केंद्र मानकर बनाया गया, वो 1.5 सेंटीमीटर मान करके बनाया गया। इस प्रकार ये L1 L2 ऐसा जो है 13 क्रमागत वृत्तों के लिए किया गया। तो यहाँ इस प्रकार जो 13 अर्धवृत्तों से जो टोटल सर्पिल बनेगा, उस सर्पिल की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि पहला जो सर्पिल है
उसकी लंबाई यहाँ पर होगी A1, अर्थात अर्धवर्त यहाँ पाई आर, क्योंकि पूरा वर्त 2 पाई आर होता है, आधा वर्त के लिए हम 2 पाई आर बटा 2 यानी पाई आर लिखेंगे। तो यहाँ ये पहला सर्पिल जो है उसकी लंबाई पाई आर 1 होगी, अर्थात हम यहाँ 22/7 गुणा पाई आर 1 अर्थात 0.5, इसको हल करेंगे तो 22/7 गुणा 5/10, यहाँ 5 से एक बार, 5 से 2 बार, 2 से एक बार, 2 से 11 बार, अर्थात हमें A1 इसका 11/7 मिलेगा। इसी प्रकार इसका जो दूसरा सर्पिल है उसकी लंबाई हमें मिलेगी यहाँ पाई R2 अर्थात 22/7 गुणा R2, यहाँ पर 1 है, यानी 22/7 यहाँ पर इसका दूसरा सर्पिल की माप मिली। अब हम देखेंगे कि इनके बीच का अंतर, सार्व अंतर देखें तो हमें यहाँ 22/7 में से यदि 11/7 A1 घटाया जाए तो हमें मिलेगा 11/7, तो इसका D का मान हमें 11/7 मिला। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ N का मान जो है वो इसमें 13 दिया हुआ है, क्योंकि 13 क्रमागत सर्पिल इसमें बनाए गए। अब हमें टोटल इसकी लेंथ ज्ञात करनी है, टोटल लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम लिखेंगे यहाँ S13 तक का योग ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे N/2, यहाँ लिखेंगे 2A प्लस N-1 गुणा D, ये हम ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे N बराबर 13/2, यहाँ 2 गुणा A का मान हम यहाँ लिखेंगे A1 का मान 11/7 तथा प्लस N का मान यहाँ 13 है तो 13 - 1 गुणा D का मान यहाँ पर 11/7 है, और इसका सरलीकरण करके टोटल लंबाई हम ज्ञात करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 13/2, यहाँ हो जाएगा 11 दूना 22/7 प्लस 13 में से 1 कम कर दिया तो 12 गुणा 11/7, आगे हल करेंगे 13/2 या 22/7 प्लस 12 को जब 11 से गुणा करते हैं, 11 दूना 22 का 2 हासिल के 2, 11 दूना 22, 23, 24, 11 दूना 22 का 2 हासिल के 2, 11 1 11 और 12 13, यहाँ पर इसका हम गुणा एक बार अपना देखते हैं, 11 दूना 22 का 2 हासिल के 2, 11 11, 12 और 13 132 बट्टे हम 7 करेंगे। यहाँ इनको जोड़ेंगे तो 13/2, ये हो जाएगा 132 को 22 में जोड़ेंगे 4 3 2 5 1, ये हो जाएगा 154/7। आगे इसका सरलीकरण करेंगे, हम देखेंगे 13/2 गुणा 154/7, यदि यहाँ इसको काटेंगे तो ये 7 से एक बार कट देगा तथा 7 से ये 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 22 बार कट देगा, ये 2 से एक बार, ये 2 से 11 बार। अब हम 13 को 11 से गुणा करके यहाँ 13 गुणा 11, 11 13 33 का 3 हासिल का 3, 11 11, 12 13 14, यहाँ 143 सेंटीमीटर जो है इस सर्पिल की टोटल लंबाई होगी। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19, जिसमें दिया हुआ है कि एक ढेरी में 200 लट्ठे हैं, टोटल 200 लट्ठे हैं, उनको हम SN 200 मान लेते हैं। आगे दिया है इस प्रकार इनको रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, तो सबसे नीचे वाली पंक्ति को हम A मान लेते हैं, 20 लट्ठे हैं। अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, अर्थात उसका A2
हम 19 मान लेते हैं। तो इसका डी अगर हम ज्ञात करेंगे तो 19 माइनस 20 करेंगे, हमें यहाँ प्राप्त होगा माइनस का 1। इसी प्रकार अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं? तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर n का मान कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। सबसे ऊपर की पंक्ति, लास्ट पंक्ति में अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या ये भी ज्ञात करनी है। अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या ये भी हमें ज्ञात करनी है। ये दोनों ही संख्या हमें ज्ञात करनी है। एक बार पुनः देखें, एक लट्ठों के ढेर में टोटल 200 लट्ठे हैं, उसमें सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, फिर एक कम करते हुए अगली पंक्ति में 19 है, फिर 18 है। इस प्रकार ये एपी बन रही है। अर्थात हम देखें कि पहली पंक्ति में 20 लट्ठे, दूसरी में 19, फिर तीसरी में 18, इस प्रकार चलते हुए ये एपी बन रही है। इस एपी में पहल ए का मान 20 है, A2 19 है, तो हमने डी निकाला यहाँ पर माइनस का 1। अब हम पता करना चाहेंगे कि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, अर्थात टोटल इसमें जो n है वो कितने हैं और अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए हम निकालेंगे, यहाँ जो है n का मान हम ज्ञात करते हैं, तो हम सूत्र लिखेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर हम लिखते हैं Sn, या n का मान हमें ज्ञात करना है 2 गुणा a का मान यहाँ पर 20 है, प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है और d यहाँ पर माइनस का 1 है और Sn यहाँ पर टोटल 200 लट्ठे हैं। आगे हल करते हैं, n/2 या 20 दूनी हम लिखेंगे 40, या 1 को n से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस का n, 1 को 1 से गुणा करेंगे हमें प्राप्त होगा प्लस का 1, बराबर हमें मिला 200। यहाँ n/2 ये 40 और 1 हो गए 41 माइनस n बराबर हो गए 200। आगे हम हल करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ 41 को n/2 से यदि गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा 41 n/2 और n को n/2 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा n² 2 बराबर हमें प्राप्त हो रहा है 200। इसको आगे सरलीकरण करें तो यहाँ 41/2 को यदि 2 से गुणा करें और माइनस n² 2 को 2 से गुणा करें तथा 200 को भी 2 से गुणा करें, प्रत्येक पद को 2 से गुणा करके बट्टे वाले 2 को उठा देते हैं। यहाँ 2 से 2 कट गया, हमें प्राप्त हुआ 41, 2 से 2 कटेगा, हमें प्राप्त हुआ n², यहाँ 2 400 प्राप्त हुआ। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं माइनस n² प्लस 41 n, यहाँ पर 41 n बराबर 400। यदि हम n का मान प्लस का रखें तो 41 यहाँ माइनस का हो जाएगा और 400 भी यहाँ माइनस का हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं प्लस का 400 बराबर 0। तो ये हमें द्विघाती समीकरण प्राप्त हुआ। इस द्विघाती समीकरण को हम गुणनखंड विधि से या फिर श्रीधराचार्य सूत्र से हल करके n का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ n का मान ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि से। हम देखते हैं कि यहाँ गुणनखंड विधि से n का मान ज्ञात करने के लिए इस n² के गुणांक 1 तथा अचर पर 400 को गुणा करेंगे, 1 गुणा 400 करेंगे तो हमें 400 प्राप्त होगा। अब इसके यदि सर्वसंभव गुणनखंड निकालें तो हमें 1 गुणा 400 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ 200, 3 का भाग यहाँ जाएगा नहीं, 4 का भाग देंगे तो यहाँ जाएगा 100 बार,
फिर 5 का भाग देंगे 8 पंजे 40 80 बार, तथा फिर 8 का भाग इसमें जाएगा 50 बार। और इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 10 का भाग 40 बार जाएगा, और फिर आगे इसमें भाग देंगे हम 16 का भाग देंगे तो वह इस 25 बार जाएगा। सर्वसंभव गुणनखंड हमने इसलिए किए हैं यहाँ पर, जिससे कि हम एक ऐसा जोड़ा प्राप्त कर सकें जिनको जोड़ने पर माइनस का 41 प्राप्त हो तथा गुणा करने पर प्लस का 400 प्राप्त हो। तो यहाँ उसके लिए 16 और 25 पर्याप्त है। 16 और 25 को जोड़ने पर हमें माइनस के 41 प्राप्त होते हैं। 6 5 11 का 1 हासिल 1 2 1 3 1 4, अर्थात हमें दो ऐसे संख्याएं चाहिए कि उनको गुणा करने पर प्लस का 400 आए तथा जोड़ने पर माइनस का 41 आए, तो वह संख्या हमें 16 और 25 मिलेगी। यहाँ हम लिखेंगे एन स्क्वायर, 41 की जगह हम लिख सकते हैं माइनस का 16n माइनस का 25n प्लस का 400 बराबर 0। यहाँ हम इसका सरलीकरण करेंगे तो इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, हमें n कॉमन मिलेगा। यहाँ n माइनस 16 मिला, यहाँ 25 हमें कॉमन में मिलेगा। यहाँ n 25 का भाग 400 में 16 बार, माइनस का भाग प्लस में माइनस बार। यहाँ आगे हल करेंगे n माइनस 16 तथा इससे इसको काटेंगे तो हमें मिलेगा n, यहाँ इस कोष्टक से कोष्टक को काटेंगे मिलेगा n माइनस 25। इन दोनों गुणनखंडों से यदि हम n का मान ज्ञात करें तो हमें मिलेगा n माइनस 16 बराबर 0, अर्थात n बराबर हमें मिला 16, और यहाँ n माइनस 25 बराबर 0, अर्थात n का मान हमें 25 प्राप्त हुआ। यहाँ n के दो मान प्राप्त हो रहे हैं जबकि n का मान एक ही आएगा। अभी हम देखते हैं कि इन दोनों n के मानों में से सही मान कौन सा है। उसके लिए हम पता करेंगे कि यदि हम यहाँ पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें, अर्थात अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या ज्ञात करें, तो हम देखेंगे कि लट्ठों की संख्या, अर्थात यहाँ अंतिम पंक्ति जो है तो 16वीं पंक्ति में अगर हम लट्ठों की संख्या ज्ञात करें, अर्थात हम A16 ज्ञात करें, तो हमें प्राप्त होगा A प्लस 15D, यानी 16वां पद जो होगा वो लट्ठों की संख्या। तो A बराबर हमें इसमें मिला था 20 प्लस 15 गुणा D का मान माइनस का 1, यहाँ 20 15 एकम 15 यहाँ माइनस का, अर्थात 5, अर्थात 16वीं पंक्ति में अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 है। और यदि इसी प्रकार हम 25 के लिए ज्ञात करें तो हम यहाँ 25वां पद यदि ज्ञात करें तो हमें A प्लस 24D प्राप्त होगा। A का मान 20 प्लस 24 गुणा माइनस 1 यदि करेंगे तो हमें मिलेगा 20 माइनस का 24, और हमें मिलेगा यहाँ माइनस का 4, यहाँ मिलेगा हमें माइनस का 4, अर्थात जब 16 पंक्तियों की संख्या माने तब अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 है, और यदि पंक्तियों की संख्या अर्थात n बराबर 25 माने तो लट्ठों की संख्या -4 है। लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए n बराबर 25 को हम रद्द कर देंगे। तो यहाँ हम लट्ठों की संख्या
लट्ठों की संख्या धनात्मक पूर्णांक होगी, धनात्मक पूर्णांक होगी, अतः n बराबर 25 रद्द किया गया, इसलिए n बराबर 16 होंगे तथा अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 होगी। ये अपना प्रश्न 19 कंप्लीट। अब देखते हैं हम इसका प्रश्न क्रमांक 20। आइए देखते हैं इसका 20वां प्रश्न, जिसमें दिया हुआ है कि एक प्रतियोगी एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। यहाँ पर प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। प्रतियोगी जो है बाल्टी से दौड़ना प्रारंभ करेगी। वह बाल्टी से दौड़ते हुए यहाँ पहले आलू के पास आएगी, इस आलू को उठाएगी, वापस दौड़ करके इस बाल्टी में डाल देगी। इसी प्रकार फिर वो वापस दौड़ करके दूसरे आलू के पास जाएगी, इस आलू को उठाएगी और दौड़ करके वापस आते हुए बाल्टी में डाल देगी। ऐसा वह तब तक करती रहेगी जब तक कि इस रेखा पर रखे हुए 10 आलूओं को पूरा इसमें नहीं डाल दे। तो इस प्रकार प्रतियोगी को कितनी लंबी दौड़नी पड़ेगी, यह हमें ज्ञात करना है। तो जब प्रतियोगी पहले आलू को उठाकर बाल्टी में गिरेगी, तब उसकी जो है पहला पद इसमें 5 जाएगी तथा 5 आएगी, अर्थात यहाँ प्रथम पद इसका 10 प्राप्त होगा। दूसरी बार जब 5 और 3 8 और 8 आएगी वापस, यानी 5 + 3 और गुणा 2, अर्थात यहाँ 2 गुणा 8 यानी 16। तो दूसरी बार जब 5 और 3 8 जाएगी तथा 8 वापस आएगी, अर्थात 16 मीटर की दूरी तय करेगी। इसी प्रकार वह बार बार जाएगी, आलूओं को उठाएगी, बाल्टी में गिराएगी। ऐसा वह 10 बार करेगी। तो उसको टोटल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे कि उसका पहला पद यहाँ पर 10 है और d का मान यहाँ 16 माइनस 10 करेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। और यहाँ 10 आलू रखे हुए हैं तो n बराबर इसमें 10 होगा। तो हमें टोटल उसकी दूरी ज्ञात करनी है कि वह कितनी दूरी दौड़ेगी। इसके लिए हम लिखेंगे Sn हमें ज्ञात करना होगा, तब हम लिखेंगे n/2 2a + n-1 गुणा d। यहाँ n का मान हम 10 लिखेंगे बटा 2, 2 गुणा a यहाँ पर 10 है, n का मान यहाँ 10 है तथा d का मान यहाँ 6 है। यह 5 प्राप्त होगा हमें। यहाँ 10 दूनी 20 प्लस 10 में से 1 कम कर दिए, 9 गुणा 6, यहाँ प्राप्त होगा 5, 20 + 9 × 54। आगे इसका सरलीकरण हमें मिलेगा 5 गुणा 54, 64 और 76, हमें 5 गुणा 76 मिलेगा। 76 को जब 5 से गुणा करेंगे, 5 का 20 का 0 ऐसे लिखा 2, साथ में जो 35 और 2 36 37, अर्थात 370 मीटर की दूरी जो है प्रतियोगी के द्वारा दौड़ी जाएगी। यह आपकी प्रश्नावली संख्या 5.3 कंप्लीट। धन्यवाद।